दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज प्रीवियस ईयर बीपीएससी क्वेश्चन में अगली कड़ी में हम लोग मध्यकालीन भारत का वो क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी ने पिछले 10 साल में पूछा है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग जय मां सरस्वती का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी के दास बनने से पहले वो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी का भी दास रहा है। तो उसी से मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था, क्योंकि बहुत ईमानदार था, कुरान का पाठ करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा गया है। और कहा जाता है कि ये तुर्क जनजाति का था और दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक यही बना जो लाहौर से शासन करता था। दिल्ली उसकी राजधानी नहीं थी, लाहौर राजधानी थी। दिल्ली जब इसका दास और दामाद इल्तुतमिश बना तब वो दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो अभी हमने बताया कि लाहौर था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है। अगर इसका फैक्ट हम बताना जा रहे हैं तो कि इसका फैक्ट ये है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो पहले एक सरस्वती मंदिर हुआ करता था। चौहान वंश जो थे शाकंभरी के, जिनमें आपको पृथ्वीराज तृतीय, मतलब पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे, जो गौरी से लड़े थे, तो पृथ्वीराज तृतीय था उनका ओरिजिनल नाम। तो वो बोला जाता है कि उनके जो पूर्वज थे उनका नाम था विग्रह राज चतुर्थ या विसल देव। उन्होंने ही संस्कृत मंदिर बनाया था। और यहाँ पर बोला जाता है कि कथा सरित सागर जो सोमदेव लिखे हैं उनके कुछ कविता के अंश इस पे लिखे हुए थे। मतलब एक तरह से ये मंदिर ही था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में रूपांतरित कर दिया था। तो इसमें अगर पूछा जाए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि पहले क्या था या वर्तमान में क्या है, मतलब क्या है, मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को मस्जिद ही मारना है, मंदिर नहीं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक़दा प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी है वो बोलता था कि मुझे अपने बेटों ज़्यादा दासों में भरोसा है, क्योंकि वो दास को अपना बेटा से भी बढ़ के मानता था। तो इसके दास में कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर एक यलदोज था, एक कुवाचा था। तो बोलता है कि प्रथम अक़दा किसे प्रदान किया था? तो प्रथम अक़दा में कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात-ए-नासरी में। बोला जाता है तबकात-ए-नासरी जो है वो मिनाजुद्दीन सिराज का है बुक लिखा हुआ, जो बलबन का जो दामाद था नासरुद्दीन महमूद, उसी को समर्पित है। और इसमें वो बताया है कि बख्तियार खिलजी किस तरह बिहार पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। तो बोला था कि एवाज जो है इल्तुतमिश की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब एवाज को पराजित किया था और उसी के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी कुछ नया धर्म शुरू करना चाहा था। वो भी बोलता था कि सबसे बड़ा राजा होता है और ये भी बोलता था, पर मेन इसका आंसर होगा बलबन ही होगा। क्वेश्चन अगर पूछता कि साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात सल्तनत काल में किसके समय हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी होता। किसे सिकंदर द्वितीय या दूसरा सिकंदर कहा जाता था, तो हो जाएगा इसका आंसर भी अलाउद्दीन खिलजी। और पूछ दे थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, या पूछ दे लॉ एवं रक्त की नीति, तो ये सब हो जाएगा बलबन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं,
वही बलबन जो है वो जिले अल्लाह या जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। दीने इलाही, दीन दीन मतलब गरीब, दीने इलाही कहा जाता तो हो जाता अकबर। यहाँ जिले इलाही है, जिले इलाह कहा जाएगा तो ये हो जाएगा बलबन, ईश्वर का प्रतिबिंब कहा जाता है। किस पद सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, अभी मैंने बताया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? मैंने आपको भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म बनाना चाहता था, एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन अपने एक करीबी सहयोगी के कहने पर उसने ऐसा नहीं किया था। तो वही कहता है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था, किंगशिप पे प्राप्त कर लिया था, तो अगर क्योंकि यहाँ पर वही बात हो रहा है कि शरीयत के नियम आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था, मतलब वो अपना नया धर्म शुरू करना चाहता था, एक अलग धर्म, पर किया नहीं था। तो ये आंसर का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। पर यहाँ भी देखिए बलबन है कन्फ्यूजन के लिए, पर यहाँ पे आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ही। पहले जो भी बैठते थे दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर वो पहले अनुमति लेते थे खलीफा से, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम नहीं किया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा और वो खुद ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व मान के शासन करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जफर खां। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसी के समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के ही समय हुआ था। तो इसी समय कहता है कि इसके 4 सेनापति हुआ करते थे, जफर खां, अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां, और चारों के मदद से पूरा भारत को, मतलब बोला गया है कि साम्राज्यवादी युग का शुरुआत इसी के समय हुआ, मतलब वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और ये चारों के मदद से इसने ऐसा करने का कोशिश भी किया। और उसी में कहा जाता है कि नुसरत खां जो था वो गुजरात विजय में जब गया था तो वहीं से मलिक कफूर को 1000 रुपया में खरीद के भेंट स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। उसके बाद फिर जितना साउथ में जो भी हुआ आक्रमण, चाहे वो वारंगल में हो, देवगिरी हो, द्वार समुद्र हो, पांड्या राज में हो, सब जगह मलिक कफूर ही गया था और मलिक कफूर ही साउथ में जाके परचम लहराया था दिल्ली सल्तनत का। इस ऑप्शन में चारों जो सेनापति हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, लेकिन मंगोल विरुद्ध युद्ध में ये जफर खां ही मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उसके पति का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। एक दंत कथा भी प्रचलित है कि मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत नामक काव्य लिखा था। पद्मावती जो थी राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दर्पण में देखा था और उसे विवाह करने की इच्छुक था, उसी के लिए उसने वहाँ पे आक्रमण भी किया था। तो 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये पद्मावत लिखा गया था, जिसमें जौहर का बारे में बताया गया है। तो ये बुक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट की एक बात है कि किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका भाषा था अवधी, अवधी में लिखा गया था। मुस्लिम जरूर था लिखने वाला, पर अवधी भाषा में लिखा गया ये बुक था। और इस बुक में अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सौब के प्रेम संग उल्लेख अपने ग्रंथ में भी किया था। तो अमीर खुसरो जो सुलेमान और रानी सौबा का जो प्रेम प्रसंग लिखा था, उसी के बारे में फिर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना राणा रतन सिंह और रानी की पद्मिनी कहानी के रूप में किया था, उसी को आधार मान के। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका शासक था रामचंद्र देव। अगर पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला साउथ में कौन राज्य पर आक्रमण था, तो वो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव ही था। वो 1296 ही में खुद किया था जाके, और उसको बोला था कि हर साल तुम भेजो जो भी तुम्हारा कर भेजना है, लेकिन वो नहीं भेजा था। उसके बाद फिर बाद में कफूर गया था और उसको आत्मसमर्पण करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालसा भूमि का मतलब होता है कि जो केंद्र के अधीन भूमि हो, मतलब जो सुल्तान है उसके अधीन हो। तो वो सबसे ज़्यादा विकसित करवाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि बोला जाता था कि उस समय इनाम, इदारत, पेंशन आदि के रूप में भूमि ही दे दिया जाता था। तो बहुत सारा भूमि को मतलब कोई नौकरी कर रहा है तो उसके बदले दे दिया, पेंशन के बदले दे दिया, कोई ऐसी मुस्लिम लोग है तो दान के स्वरूप में दे दिया। तो उस सब को मिलाकर सबका भूमि लेकर वो खालसा भूमि में परिवर्तित करने का काम किया गया था।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। जो अलाई दरवाज़ा है वो कुतुब मीनार के निकट ही है और इसे लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाया। अगर बोले सबसे पहले किसने करवाया तो सबसे पहले में आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। वो सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया था, पर सबसे ज़्यादा पूरा जाल नहर का किसने फैला दिया? तो इसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही दिलवाया था। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये भी हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का उपाय किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। एक निकोलो कोंटी है जो इटली का यात्री था। इटली का यात्री निकोलो कोंटी जो था वो देवराय प्रथम के समय आया था और देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक आया था। और तीसरा में आता है मलिका अर्जुन जो थे, ये तीनों ही थे जो वो आपको विजयनगर साम्राज्य के ही शासक थे। और कहा जाता है कि मलिका अर्जुन के समय चीनी यात्री महुआन आया था। मतलब संगम वंश में 3 लोग आए। पहला आए इटली का यात्री निकोलो कोंटी जो देवराय प्रथम में आया, दूसरा आया फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक जो देवराय द्वितीय के समय आया, तीसरा आया चीनी यात्री महुआन जो मलिका अर्जुन के समय आया। तीनों आया आपको संगम वंश में आया। और एक क्वेश्चन और आता है, कृष्णदेव राय के समय कौन यात्री आया था? तो वो आया था पुर्तगाली यात्री डोमिगोस राय आया था। और एक बारबोसा भी पुर्तगाल का था, वो भी इसके शासनकाल में आया था कृष्णदेव राय के समय, जो तुलुक वंश से संबंधित है। और तुलुक वंश से के ही थे अच्युत देव राय, जिसके समय भी पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है जिसमें कहा जाता है कि अब्दुल रज़ाक जो है वो संगम वंश में आया था देवराय द्वितीय के समय। तो बोला जाता है कि उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, इसका नाम सदाइन या मज्म उल बहरीन था। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई? तुगलक वंश के एक राजा थे जिनका नाम था सुल्तान नासिरुद्दीन। कहा जाता है कि उसी के समय मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था। इसका ईस्वी पूछता है तो ध्यान रखना चाहिए, 1398 में वो आए थे। तो उसी कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद फिर सैयद वंश आ गया था, तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे लिख रहा है तो ये गलत है। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, नहीं, ये गलत है। कहता है कि सिकंदर शाह लोदी के नाम से वो सिंहासन पर बैठा। उसका बचपन का नाम जो था वो निजाम शाह था। निजाम खां शाह, निजाम शाह था बचपन का नाम, और बैठा सिकंदर शाह लोदी के नाम पे। उन्होंने ही अपना राजधानी आगरा को भी स्थानांतरित कर लिया था, पहले आगरा को बसाया था। और कहा जाता है कि इन्हीं के समय बिहार को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया गया। इसके पहले सिर्फ वहाँ का जो राजा कह लीजिए, जो भी या सूबेदार कह लीजिए होता था, वो बस अंडर में रहता नहीं था, बस कर वर देता था बस। लेकिन पूर्ण तरह से अंग जो बन गया, दिल्ली सल्तनत का एक मतलब राज्य का राजधानी बन गया, उसका अंग बन गया, राज्य बन गया। तो जब कब बना? बिहार दिल्ली सल्तनत का अंग बना सिकंदर शाह लोदी के ही समय। और इन्होंने ही ये कहा था कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे अपने कंधों पर उठा लेंगे। मतलब इतना इनका बात का वैल्यू था। और सिकंदर लोदी था गुलरुखी नाम से फारसी में कविता भी लिखा करता था। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। ये भी जो थे वो संगम वंश के थे और महाराजा धीराज का उपाधि ग्रहण किए थे। और जब बहमनी से गोवा छीने थे उसके बाद अपना उपाधि राज व्यास रखे थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था ये युद्ध।
विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व था सबका, जिसका भी पूछे भू राजस्व था, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। और शिष्ट था, भूमि कर था, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो हम्पी से, जो भी कर्नाटक में है, वर्तमान कर्नाटक में है। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। दीवाने अर्ज किस विभाग का नाम था? तो इसका ये था सैन्य विभाग या रक्षा विभाग। और ये कौन स्थापना करवाया था? तो ये बलबन किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोगों को पता है कि रायगढ़ में ही वह अपना राज्याभिषेक करवाए थे, तो वहीं पर उसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था बहमनी साम्राज्य का। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर को इंगित करता है? तो बोलता है कि इसका सही आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। खराज भी है, फिर आपको उर्स भी है, और चौथा मुक्तई भी है। ये तीनों भूमि कर हुआ, लेकिन खुम्स जो है वो लूटा हुआ मतलब लूटा हुआ धन का कर था। मतलब जो लूट के सेना लोग लाते थे ना कुछ भी, तो उसमें 4/5 भाग सेना रखता था, 1/5 भाग सुल्तान रखता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये जस्ट उल्टा था। लूटा हुआ धन में से जो सैनिक लाते थे उसमें से 4/5 खुद राज मतलब अपने पास रखवाता था अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली सल्तनत का जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, 1/5 सैनिक को ही देता था। और तीनों जो उसके अलावा ये तीनों है वो भूमि से कर के रूप में पहचाना जाता। फिरोज शाह तुगलक जो है ना बहुत सारे कर को समाप्त करके बस 4-5 ही छोटा छोटा कर लेता था। तो उसी में कहा जाता है कि जो खराज जो था वो हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर था, और उस्र जो था वो उस्र जो है वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और इसने भी जक़ात और जजिया 2 कर लाया था, जिसमें दोनों धार्मिक कर था। जक़ात धार्मिक कर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया जो धार्मिक कर था वो हिंदुओं से लिया जाता था। किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप का दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। इसका स्पेशल एक्स्ट्रा फैक्ट ये हुआ कि सुहारवर्दी संप्रदाय जो है उसका संस्थापक जो थे वो शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी थे, जो बगदाद के रहने वाले थे। और इसका मुख्यालय मुल्तान था। लेकिन भारत में सुहारवर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने के श्रेय शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी के 2 शिष्य को जाता है। पहला शिष्य का नाम था शेख बहाउद्दीन जकारिया, जो इस ऑप्शन में है, और दूसरा नाम था उनके शिष्य का जलालुद्दीन तबरीजी। तो बहाउद्दीन जकारिया ही थे जो भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का काम किए थे। अगला क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी नहीं होगा, सिकंदर शाह भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रहा है शेर शाह सूरी, यस ये हो जाएगा, और इस्लाम शाह ये भी हो जाएगा। ये दोनों के समय ये व्यवस्था था, सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। शेर शाह के समय भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी, और इस्लाम शाह जो शेर शाह का पुत्र था उसके समय भी 8 वर्ष जो शासन किया था, ये प्रशासन की पद्धति प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित जो होता था वो एक राज कानून होता था। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी और जित्तल किन धातुओं के बने होते थे? तो इसका सही हो जाएगा आंसर, टंका जो रहता था वो चांदी के सिक्के कहलाते थे, ससगनी भी जो था वो भी चांदी के सिक्के थे, और जित्तल जो था वो तांबा का सिक्का था। तो जो टंका था और जो जित्तल था, जित्तल तांबा का सिक्का, टंका चांदी का सिक्का, ये दोनों सिक्के प्रचलित थे इल्तुतमिश के समय। टंका चांदी, जित्तल तांबा दोनों इल्तुतमिश के समय थे। और ससगनी जो था वो फिरोज शाह तुगलक के समय प्रचलित था, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी में, मतलब जब सल्तनत काल आया था तो कहा जाता है कि उस समय भी कागज का प्रयोग शुरू हो गया था।
विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। VVI। तबगात ए नासरी किसका है? तो सब जानते हैं मिन्हाजुस सिराज का है, जो नसरुद्दीन के बारे में बताया है, जो बलबन का दामाद था। अगला क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी और वो विशेषता क्या थी? अपनी वाणों की उसी भाषा में लिखा जिसने उसने भक्त समझते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो कहा जाता है कि ये जो निजामुद्दीन औलिया थे उस 7 सुल्तानों का राज देख चुके थे और सुल्तान जलाउद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन शिष्य अमीर खुसरो जो इनके शिष्य थे उन्होंने भी मिलवाने का प्रयत्न किया, लेकिन इन्होंने नहीं मिला था। शेख निजामुद्दीन औलिया नहीं मिले थे और खिलजी भी बहुत बार, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बार आज्ञा मांगा था मिलने को, तो उन्होंने कहा था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध हैं और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जानते हैं आप लोग, दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, 12मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी की पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पद्मावत जैसा कि मैंने बताया था कि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ बुक है। अब 12मासा भी यही लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सब जानता है, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजूक ए बाबरी को ही बाबरनामा कहते हैं जो बाबर ने लिखा था। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो, दोनों के जो भी सुल्तान थे वो सुन्नी धर्म से रिलेटेड थे, सुन्नी को मानते थे और ये दोनों की दरबारी भाषा जो थी फारसी थी, लेकिन ये बुक तुर्की भाषा में लिखा गया। इसका सही आंसर तुर्की हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा था। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 32 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया था। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो सबको मालूम है कि वो जो हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने ही करवाया था। कहा जाता है कि ये जो महल था हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया वो दिल्ली में बनवाया गया और मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। श्वेत संगमरमर से बना भारत का प्रथम गुंबद कौन था जो ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था? तो था हुमायूं का मकबरा। दिल्ली दीन पनाह में 1564 में इसे बनवाया गया था उनकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हम लोग पीछे बाबर नामा देखे थे, तुजूक ए बाबरी कहा जाता है, यहाँ हुमायूं नामा है। तो इनकी बहन जो थी वो लिखी थी हुमायूं नामा, जो हुमायूं की बहन थी। बाबर की शहजादी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये फारसी में थी और वो तुर्की में था। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के परिणयन के लिए समग्र एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में कुछ भी स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का तिथि के अनुसार आपको सही क्रम में बताना है, यही इसका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो देवरा का युद्ध हम लोग जानते हैं 1531 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं जान बचा के भागा था, शेरशाह इसमें जीता था। और कन्नौज जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, इसमें भी शेरशाह का विजय हुआ था, तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध से ही जो है हुमायूं फिर से
अपना दिल्ली पर आक्रमण किया था और अपना खोया हुआ राज को वापस लिया था। अब अगला क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाया था? तो ये था शेर शाह सूरी। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1539 में शेर शाह ने युद्ध में हुमायूं को पराजित करके चौसा का युद्ध में पराजित किया था 1539 में। उसके बाद शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खान। और मुगल की तरफ से जो थे सेनापति वो मानसिंह थे और आसफ खां थे। ये भी दोनों नाम याद रखना 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासकों के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, जो तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त करने का घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? गठन पूछ रहा है। जब यहाँ आया था तो उस समय तो जहांगीर था, पर गठन जब हुआ था उसमें अकबर शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है नूरजहां। नूरजहां अपने पिता जो थे उन्हीं की मृत्यु के बाद इसे बनवाया था। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस 64वीं या 66वीं में देखने को मिला होगा। उसमें पूछा था कि पित्रादुरा का प्रयोग करने इस शैली में कौन सा पहला मकबरा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एतमादुल्ला का मकबरा। ये भी कहा जाता है कि चतुर्भुजाकार मकबरा था और बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना था, चतुर्भुजाकार मकबरा। और बोला जाता है कि बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और इस्लामिक भवनों में इस्लामिक भवन में पहली बार पित्रादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती जड़ों का जरावट का शैली का प्रयोग हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा पित्रादुरा का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? और संगमरमर का प्रयोग आपको मैंने बताया था कि हुमायूं का मकबरा में भी हुआ था, पर वो गुंबद बनाने में किया गया था और ये चतुर्भुज मकबरा बनाने में किया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने बनाया, श्वेत संगमरमर बना, भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। यहाँ पर जो है वो गुंबद वाला मकबरा का बात किया जा रहा है और यहाँ पर जो है यही अंतर है दोनों में, चतुर्भुज मकबरा है यहाँ पर। तो ऐसे ये पूछता है कि पित्रादुरा, ये वर्ड यूज करिएगा। पित्रादुरा का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो बोलना पड़ेगा नूरजहां जो बनवाया था अपने पिता के याद में, एतमादुल्ला का मकबरा ये हो जाएगा और वहाँ तो हाजी बेगम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्राचीनकारी पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवार में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही इसका मतलब है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। जो बोला जाता है कि शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूट, दूसरा नकदी तथा जब्ती, तीसरा गल्ला भक्सी या बटाई। अब बटाई भी होता था 3 प्रकार का, खेट बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगर चित्रकारी का चरमोत्कर्ष अगर पूछा जाए तब हो जाएगा जहांगीर। उस समय चित्रकारी का चरमोत्कर्ष था, हिंदी का चरमोत्कर्ष था अकबर के समय, लेकिन शुरुआत मतलब कारखाना बनाया, ये जो वर्ड है ये हो जाएगा हुमायूं। कहता है कि हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। निगार खान अन्नू मनुज की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, उसने पुस्तकालय से जुड़ा था। और कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर प्रदेश प्रश्न का उत्तर विकल्प बी भी माना है, मतलब चित्रकारी के लिए कारखाना अकबर भी बनाया था। पर अगर अब ये क्वेश्चन आ जाए तो शायद इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं एनसीईआरटी में लिखता है हुमायूं और बीपीएससी माना है बी, लेकिन बीपीएससी में 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो शायद ई भी आने वाले समय में इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ये बीपीएससी पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आपको सैयद अली भी हो जाएगा और अब्बुद समद भी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर अकबर। दसावन बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। कहता है कि दसवन जो था, जो एक कहार का बेटा था, और अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसे अपने अग्रणी चित्रकारों में जगह दे दिया था, और वह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, जिसने 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली थी। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिना है दसावन, बसावन, केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, भारू, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकर, तारा, सांवल और हरिवंश का। पर नेम मेनली रूप से अगर किसी का नाम आता है तो दसावंत और बसावन पूछता है किसके दरबार से जुड़े थे, तो आपको बोलना है अकबर। मुगल चित्रकार किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु में था, मैं चरमोत्कर्ष पे था? तो मैंने क्या बोला, चित्रकारी का प्रवेश कुछ लोग माने हैं कि हुमायूं के समय भी हो गया था, लेकिन यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था अकबर के समय। तो अगर हम अकबर को भी चित्रकारी का प्रवेश मानते हैं उसमें हुआ था, पर उसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की थी जाप्ती प्रणाली। जो तोडरमल उसका उस समय का था, जो भू राजस्व प्रणाली देखता था, उसने बताया था कि इस प्रणाली को लाया जाए। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 संयुक्त स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। मतलब ये कथन किसका है जिसने ऐसा कहा था? उसका नाम है विलियम फिंच। तो कहता है विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ फोर्ट पिलियर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोग काम किए। और रॉलेफ फिंच जो था वो इंग्लैंड का था और वो अकबर के ही दरबार में आया था, और जहांगीर के दरबार में आने वाले थे सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहले आए थे और सर टॉमस रो बाद में आए थे। उसी तरह फ्रांसियर बर्नियर, पीटर मुंडी और निकोलो मनुची और ट्रेवेनियर, ये चारों शाहजहां के शासनकाल में आए थे। ये सब क्वेश्चन मेडाइवल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में कौन आया था? जैसे मैंने उधर बताया था आपको देवराय प्रथम, द्वितीय मल्लिका अर्जुन और कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन आया था, इसी क्वेश्चन में मैंने ऊपर उसके बारे में बताया है। और इस बार इसमें पूछा है कि मुगल काल में कौन कौन आया था, तो अभी मैंने बता दिया सबका नाम। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किससे कहा जाता है? तो इसका नाम है सुल्तान जैनुल अब्दीन। उसी तरह सिकंदर एक थे, वो भी कश्मीर के ही शासक थे, सिकंदर नाम था उनका, सिकंदर शाह था। तो बोला जाता है कि उन्हें कश्मीर का औरंगजेब कहा जाता है और इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो वो भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट था। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? एकदम आंख बंद करके, जहांगीर। 2 अस्पा का मतलब हो गया 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, सिंह अस्पा का मतलब 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो किस जगह को लेकर थी? तो ऑप्शन है ए काबुल, बी गांधार, सी में क्या है, सी में आपको है कंदूज और गजनी। तो कंदूज गजनी को लेकर नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कंधार। कंधार को ही लेकर दोनों के बीच में संघर्ष था। कहा जाता है कि उस समय जो कंधार था, जो ईरान के शाह और मुगल के बीच संघर्ष की जड़ थी। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गांधार नहीं याद रखिएगा, गांधार तक्षशिला के पास वो गांधार है, ये कंधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति ही शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की 1638 में। और शाहजहांबाद के भवनों में ही लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसे 1648 में पूर्ण हुआ बनके।
और इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा है और दक्षिण का नाम दिल्ली दरवाज़ा। यह सुंदरता और शोभा में अनोखा है, संभवतः विश्व में अतुल्य है। तो ये याद रखना है आपको। वास्तुकला की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लें कि दिल्ली का जामा मस्जिद है जो शाहजहाँ बनवाए थे, और आगरा का जामा मस्जिद जहाँ आरा जो पुत्री थी शाहजहाँ की वो बनवाई थी। आगरा का कौन बनवाई थी? उसकी पुत्री जहाँ आरा जामा मस्जिद, और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहाँ। उसी तरह एक मोती मस्जिद आता है जो औरंगजेब भी बनाया है और शाहजहाँ भी बनाया है। तो उसी तरह मोती मस्जिद अगर पूछ दे कि आगरा किला के अंदर जो मोती मस्जिद वो किसने बनवाया, तो उसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। और दिल्ली के अंदर जो मोती मस्जिद है वो किसने बनाया? तो औरंगजेब। तो देखिए यहाँ उल्टा हो गया, अगर जामा मस्जिद दिल्ली तो शाहजहाँ, और आगरा जामा मस्जिद उसकी पुत्री जहाँ आरा। अगर मोती मस्जिद पूछ दे तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, जरा से यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने ये बात कही है। और उसी तरह B.M. स्मिथ भी जो थे उस शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो इंडियन इतिहासकार थे L. श्रीवास्तव उन्होंने ये माना है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। अगला क्वेश्चन, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो हर कोई जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का, जिनका जन्म 1666 में हुआ था, मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या होता था? तो डिसिप्लिन देखता था। याद रखना, मुहत्सिब का मतलब जो डिसिप्लिन का निरीक्षण करता है, लोक आचरण अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व अनुदान भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, क्योंकि आपको पता ही है कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था और उसमें जो लगा हुआ था हीरा जवाहरात जो भी वो लेकर चल गया था। तो नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपया, कई अशरफिया, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ से जो है कोहिनूर हीरा तथा जो मयूर सिंहासन है उसको भी अपने साथ ईरान ले गया था। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसके पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वो बिहार में था और उसने अपने मुगल बादशाह घोषित कर दिया था पटना में ही, और मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वो बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली रहा था। 1772 में मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंच सका और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। तो इस तरह मेडाइवल हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में यहाँ पे सारे समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर प्राचीन इतिहास का नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और साइंस का फिजिक्स भी हमारे स्टडी फॉर रॉयल के द्वारा वो वीडियो भी डाला गया है। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है कि 10 साल में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स से, तो उसकी भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी तरह हमारी ये सीरीज़ अभी लगातार चलेगी और मेडाइवल के बाद अगला वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का आ रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम का में के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, और ख़ास करके बीपीएससी में तो 40 नंबर की पूछती है हिस्ट्री, और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो 1 सप्ताह के बाद हमारी आएगी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा। और जल्द ही हमारी केमिस्ट्री की वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आने वाली है। सारे पीडीएफ हमारे स्टडी फॉर रॉयल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसे भी आप ज्वाइन करके पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ना समझ तू खुद को कमज़ोर, हौसला रख तू कुछ बड़ा करने वाला है। यह सूरज भी दुनिया में अकेला है, पर यही एक सूरज से पूरी दुनिया में उजाला है। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे
इस चैनल से जो भी एजुकेशन का वीडियो आ रहा है उसे आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अगर प्राप्त करेंगे तो वो हमारी खुशी होगी, उससे हमारे टीम को खुशी मिलेगी कि आप इस वीडियो को देख के आप सफल हो रहे हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सिर्फ 74-75 क्वेश्चन देखने को था, इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है, शायद 150 क्वेश्चन का आंसर मैंने इसमें लगभग करवाया, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट देने का प्रयास किया जो भी उससे रिलेटेड था। तो जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए स्टडी फॉर रॉयल का हर वीडियोज।